हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 में अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 5 गलता लोहा। तो इसके अंदर हमने इसका प्रथम अंश पढ़ा था और प्रथम अंश में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इसकी लेखक इसके शेखर जोशी हैं, उनका परिचय पढ़ा था। और गलता लोहा जो एक कहानी है, ये कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज में किस प्रकार से जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में जिस प्रकार की अर्थ की गहराइयों का दिखावा और बड़बोलापन नहीं है और वास्तविक अर्थ गंभीर्य है उनकी कहानियों में, यानी कि वो दिखावा या बनावटीपन कुछ भी नहीं है उनकी कहानियों में। तो वास्तविक दिखावापन नहीं है, वास्तविक अर्थ गंभीर्य है इनकी कहानियों में। और इस कहानी में किस प्रकार एक मेधावी किंतु गरीब ब्राह्मण लड़का एक मोहन किस परिस्थितियों के चलते ऐसी मनोदशा तक पहुंच जाता है जिसके कारण उसके जातीय अभिमान भी बेमानी हो जाते हैं, और किस प्रकार सामाजिक नियमों को, विधि निषेधों को वो ताक पे रखकर और एक धनराम नाम का एक लोहार है उसके ऑफर पर बैठता है और किस प्रकार उस काम में अपनी कुशलता दिखाता है। तो मोहन का जो व्यक्तित्व है वो जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करना प्रतीत होता है, मानो कोई लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। तो इस प्रकार से ये एक लेसन है, बहुत ही सुंदर लेसन। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गई। अनायास का मतलब होता है बिना प्रयास के। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज होता है प्रतिध्वनि जो रह रहकर कानों से बार बार टकराती है। अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे, निहाई क्या होता है? निहाई होता है, आपने लोहार वगैरह देखा होगा, लोहार की दुकान को देखा होगा, तो एक विशेष चौरस सा लोहे का टुकड़ा उसकी दुकान पे रखा होता है जिस पे रख के वो अन्य लोहे आदि की धातुओं को पीटता है। तो वो चौरस सा लोहे का एक टुकड़ा, ठोस टुकड़ा, जिस पर लोहे आदि को रखकर धातुओं को पीटा जाता है, उनको आकार दिया जाता है। निहाई पर रखे लाल गरम
लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेंट वाले हंसुए का मतलब होता है जिसको अपने सामान्य दांती बोलते हैं, दरांती, घास फूस काटने का औजार लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर आएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा। तो बूढ़े वंशीधर जी के बूते का यानी कि उनके बस का काम अब ये नहीं रहा। तो मोहन ने ही सोचा कि चलो मैं ही जाता हूँ और कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर क्या करता हूँ, साफ करता हूँ। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया है। पुरोहिताई का मतलब होता है धार्मिक काम करवाने वाला। पुरोहिताई का मतलब जैसे जिस प्रकार सिख लोगों में जो धार्मिक कार्य है उनके कौन करवाता है, एक गुरुद्वारे का पाठी करवाता है। इस प्रकार हिंदू धर्म में ब्राह्मण लोग करवाते हैं, तो इसी प्रकार वो सब क्या होते हैं, पुरोहित कहलाते हैं। पुरोहिताई जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, यानी कि उम्मीद रखते हैं। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर, यानी कि बूढ़ा हो गया है, उसका शरीर भी जर्जर हो गया है, कमज़ोर हो गया है। अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता, कठिन मेहनत और व्रत या उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, एक लंबा सांस लेते हुए उन्होंने कहा, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। रुद्री पाठ का मतलब होता है भगवान शंकर की आराधना करने का एक प्रकार, उनकी पूजा अर्चना करने का एक प्रकार। अब मुश्किल ही लग रहा है, अब ये काम बड़ा मुश्किल लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब बूते की नहीं। ये जो 2 मील की सीधी चढ़ाई है, अब ये अपने बस की बात नहीं है, अपने बूते की बात नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, एकाएक उनको मना भी नहीं किया जा सकता, और कुछ समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार की बातें वो खुद से कर रहे हैं। और आगे है
मोहन उनका आशय में समझता तो ऐसी बात नहीं। मोहन अगर उनका आशय, अपने पिता का ऐसा आशय उसका मतलब नहीं समझता तो ऐसी बात नहीं। लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। न तो उसको ये जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं इनका अभ्यास है और ना ही वैसी उसमें गति है। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। तो पिता की ये बातें सारी सुन के तो उसने भी ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया कि उनके पिता का भार हल्का हो जाए, उनका मन थोड़ा हल्का पड़े कि चलो ठीक है, किसी न किसी तरीके से काम चलेगा। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसी ही अनुत्तरित रह गई। उसने तो बड़ी सोच समझ के बात की थी कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, तो उसने पिता की बातें अनसुनी की थी और बातें भी ठीक ऐसे कि जैसे हवा में बात कह दी गई और वैसे ही अनुत्तरित रह गई और कोई उत्तर नहीं मिला। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, पर हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है, अर्थात हंसुए में कोई धार वगैरह नहीं है, वो काम का नहीं है, उसकी धार बिल्कुल नहीं है। तो धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ, धौंकनी यानी कि जिसमें से लोहार की वह धौंकनी पट्टी वगैरह जिसमें से हवा क्रॉस करती है, फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर यानी कि पीपा वगैरह लोहे का के ऊपर बैठ गया और उसकी कारीगरी को, उसकी कलाकारी को पारखी निगाहों से, बड़े ही ध्यानपूर्वक निगाहों से देख रहा था। यानी कि वह बड़े ही सावधानीपूर्वक उस दृश्य को क्या कर रहा था, देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। मास्टर त्रिलोक सिंह है कोई, वो तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। अब वे दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई, एक रोशनी सी आ गई, एक उत्साह सा आ गया। वह बोला, माँ साहब ही क्या आदमी थे लल्ला। माँ साहब का मतलब मास्टर साहब। अभी पिछले साल ही गुजरे, सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का, यानी कि जो जिस डंडे से वो पीटते थे, तो आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। यानी कि हम सब बच्चे उससे क्या करते थे, डरते थे। दोनों हो कर हंस दिए, दोनों को हंसी आई। बड़े ही वो आपस में बातें करते हुए बड़े ही खुश भी हो रहे थे। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही
जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए, अर्थात दोनों ही अपने बचपन में चले गए बातें करते करते। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चहार दीवारी में उतरते हैं। स्कूल की चहार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक, यानी कि थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते, यानी कि जैसे ही गोपाल सिंह उस लोहार की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचते, गोपाल सिंह की दुकान से उस हुक्के का आखिरी कश खींचते हुए मास्टर त्रिलोक सिंह जैसे ही स्कूल की चार दीवारी में प्रवेश करते, उस चार दीवारी में उतरते, तो उस समय का दृश्य, स्कूल का दृश्य क्या होता उसका वर्णन कर रहे हैं दोनों। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, यानी कि खूब शरारतें करते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियाँ, ये बांज एक प्रकार का कोई पेड़ है, बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। यानी कि जब तक मास्टर त्रिलोक सिंह स्कूल में नहीं पहुंचता तब तक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खूब धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और विभिन्न पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चे, तो जैसे ही मास्टर त्रिलोक सिंह स्कूल में प्रवेश करता तो उनको सांप सूंघ जाता, अर्थात वे सब एकदम साइलेंट हो जाते, चुप हो जाते और अपने अपने स्थानों पर बड़े ही आराम से, यानी कि चुपचाप जाकर बैठ जाते। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, और फिर बड़े ही कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? क्या तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली? यानी कि जो सुबह सुबह का काम है तो वो भी बच्चों को स्पुर्द कर रखा था कि क्या बच्चों लोग आपने प्रार्थना की या नहीं की। तो उनको बड़े ही जोर से डांटते और बड़े ही कड़े स्वर में पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? फिर यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत, यानी कि एक साथ स्वर, समवेत स्वर पहुंचता ही त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज। तो इस प्रकार की वो बातें वहाँ करते और त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को प्रार्थना सभा में देखते और फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता शिष्य था। मोहन उनका बहुत ही चहेता स्टूडेंट था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि बालक, कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है बहुत ही तेज दिमाग वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, चतुर, पढ़ने में होशियार। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। वो पढ़ने में ही नहीं
गायकी में भी बेजोड़ था, अर्थात वह गायन भी बहुत बढ़िया तरीके से करता था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, और वही सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हे प्रभु आनंद दाता हमको ज्ञान दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो इस लेसन का अंश बचा है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।